चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में सबसे फर्स्ट पार्ट जो आप देखेंगे वो है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। ये आपके लिए एकदम नया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें इफ देन फॉर्म। मैं आपको स्टेटमेंट वाइज समझा रहा हूँ। द अपोजिट एंगल्स, स्टेटमेंट में दिया है द अपोजिट एंगल्स ऑफ the opposite angles of a parallelogram are congruent। ठीक है, अब आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी थ्री साइडेड फिगर यूज होता है, थ्री साइडेड फिगर यूज होता है तो आप इसमें क्या बोलते हो, थ्री साइडेड फिगर। ये थ्री साइडेड फिगर को आप क्या बोलते हो, ट्राइंगल बोलते हो। और अगर कोई फोर साइडेड फिगर होगा तो फोर साइडेड फिगर के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई थ्री साइडेड फिगर होगा तो आपको ट्राइंगल बोलना है, अगर कोई फोर साइडेड फिगर होगा तो आपको क्वाड्रिलेटरल बोलना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये दो चीजें। ठीक है, अब मुझे इस सिंपल स्टेटमेंट को कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इस सिंपल स्टेटमेंट को कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंपलसरी चीजें क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो फिगर दिया है ना उसको हाईलाइट कर दो। किसके बारे में बात हो रही है, पैरेललोग्राम की। तो जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम लोग पीछे नहीं रख सकते, जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम लोग पहले आगे लेके आएंगे कि भाई आपके बारे में बात हो रही है, आप पहले आगे आ जाओ। बराबर है कि नहीं, जो वीआईपी होता है पहले इसको हम लोग आगे बुलाते हैं। तो ये पूरे स्टेटमेंट में वीआईपी कौन है, पैरेललोग्राम। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसको पहले हम लोग आगे बुला देंगे, आगे बुला देंगे। अब ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम कुछ कैसा दिखता है आपको, आप पता है पैरेललोग्राम को कुछ लगभग ये ऐसा कुछ फिगर होता है पैरेललोग्राम का। और ये पैरेललोग्राम कितना साइडेड फिगर है, फोर साइडेड फिगर है। पैरेललोग्राम फोर साइडेड फिगर है। अगर कोई फोर साइडेड फिगर होता है तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो, क्वाड्रिलेटरल। तो मैं पहले पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल करके बुलाऊंगा। कैसे होगा, देखो, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स किसके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, पैरेललोग्राम के। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसको अगर और तो, इफ देन मतलब अगर और तो के फॉर्म में, पहले मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको। इसमें सबसे पहले क्या वर्ड यूज किया मैंने, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब अगर इसको मैं इफ देन फॉर्म में, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ये क्या होगा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए parallelogram, then its opposite angles are congruent। Then its opposite angles are congruent। Done। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्म में क्या लिखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, इस कोई भी स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में लिखना है तो आप क्या ध्यान रखोगे इसमें, इस स्टेटमेंट में क्या दिया था, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने इसको हिंदी में रीड किया, तो हिंदी में रीड किया तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब पैरेललोग्राम को आगे लेना था, तो उसको आगे लेने के लिए अगर कोई फोर साइडेड फिगर को हम लोग को यूज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई फोर साइडेड फिगर को हमको बताना है तो उसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने क्या किया, पहले इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो ही उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। बराबर है। तो इस स्टेटमेंट का ये हो गया इफ देन फॉर्म। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। मैंने आपको क्या दिया है कि कोई भी स्टेटमेंट है, पहले मैंने इसको हिंदी में रीड किया, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने इसको हिंदी में रीड कैसे किया, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
अब इसको ही मेरे को इफ देन में करना था, तो मैंने क्या किया, पहले इसको अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, मतलब इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो के बदले क्या लिखेंगे, देन, तो ही उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट। आपको हर बार इसी तरीके से सॉल्व करना है इसका, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश यूज होगा इसमें, ग्रामर यूज होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, एक्सरसाइज का 1.3 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो मैं लिख ही देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है तो लिख देता हूँ। द डायगोनल्स ऑफ अ rectangle are congruent. The diagonals of a rectangle are congruent. इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं इसको अगर हिंदी में रीड करूंगा तो आपको क्या लगे, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रेक्टेंगल कितने साइडेड फिगर होता है? 4 साइडेड फिगर होता है। आपको सबको पता है ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होता है, सब डायगोनल 90 डिग्री हो जाते हैं, ये और ये कॉन्ग्रुएंट, ये और ये कॉन्ग्रुएंट, ये आपका रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर के लिए आपको क्या यूज करना है, क्वाड्रिलेटरल वर्ड कंपलसरी यूज करना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को क्या था, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले मैंने इसे हिंदी में रीड किया, तो हिंदी में रीड करके क्या पता चला, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो रेक्टेंगल पहले आ गया, तो जब रेक्टेंगल पहले आ गया तो मैं कैसे इसको बोलूंगा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके अपोजिट तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स ऑल, हो गया सम। इफ अ क्वाड्रिलेटरल is a if a quadrilateral is a rectangle then its diagonals are congruent. Done. If a quadrilateral is a rectangle then its diagonals are congruent. आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, सेकंड वाला पार्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। होप से आपको आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। सिर्फ आपको चीजें पकड़नी है, जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनो और वो वर्ड्स को कैच करो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आते हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं लिख देता हूँ। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन isosceles triangle, in an isosceles triangle the segment joining the vertex and the midpoint of the base and the midpoint of a base is perpendicular to the base, is perpendicular to the base। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा स्टेटमेंट है, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, क्या करना है इसमें? तो इसके लिए मैं आपको और एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे बड़े स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट के लिए मैं आपको और एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में और इसमें क्या अलग है मैं आपको समझा देता हूँ। इस स्टेटमेंट में कॉमा यूज हुआ है, एक स्टेटमेंट है, पूरे स्टेटमेंट में देखो एक ही कॉमा यूज हुआ है। जब अगर कोई स्टेटमेंट में एक ही कॉमा यूज होता है ना, ऐसे कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो जो कॉमा के पहले वाला पार्ट होता है, कॉमा के जो पहले वाला पार्ट होता है वो इफ के बाद आएगा। कॉमा के जो पहले वाला पार्ट होता है वो इफ के बाद आएगा।
और जो कॉमा के बाद वाला पार्ट होता है वो देन के बाद आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? जब ऐसे कोई स्टेटमेंट में आप आ जाते हो जिसमें एक ही कॉमा दिया हुआ है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कॉमा के जो पहले वाला पार्ट होगा वो इफ के बाद आएगा और जो कॉमा के बाद वाला पार्ट होगा वो देन के बाद आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको दो पार्ट में कर देता हूँ, ये कॉमा के पहले वाला पार्ट, ये कॉमा के बाद वाला पार्ट। कॉमा के पहले वाला पार्ट इफ के बाद आएगा और कॉमा के बाद वाला पार्ट देन के बाद आएगा। ठीक है, तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें क्या लिखूंगा, इफ एन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। थोड़ी सी आपको होशियारी करनी है, यहाँ पे होशियारी दिखानी होगी। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आपको क्या रखना है, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ट्राइंगल में भी वैरायटी होती है ना, तो आप क्या लिखोगे पहले, अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है देन बाकी सब कुछ लिख दो। अगर क्या होता है, कहने का मतलब है कि आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है, मतलब वो प्रॉपर फ्रेमिंग हो रही है कि नहीं वर्ड्स के। अगर मैं इसको ऐसा रीड करता स्टेटमेंट को, इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रहा है then the segment joining the vertex and the midpoint of a base is perpendicular to the base, नहीं जमेगा। if in an isosceles triangle the segment, तो कंडीशन नहीं बन रहा है, मैं स्टेटमेंट को एज इट इज लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा रीड करूँ, if an triangle is isosceles, अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है, if an triangle is isosceles, तो ये स्टेटमेंट चलेगा। तो आप लिख सकते हो इस तरह से। आ रही है बात समझ में? तो कभी कभी क्या होता है, हमको वर्ड्स को इधर उधर घुमाना पड़ता है हमारे सेंटेंस के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, इफ एन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल को किस तरह से इधर फ्रेम किया, इफ एन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन के बाद मैंने क्या बोला, यहां से लेके यहां तक एज इट इज लिख दो, देन द segment joining the vertex and the midpoint of a base is perpendicular to the base. Done. ये हो गया हमारा काम खत्म। If an triangle is isosceles, then the segment joining the vertex and the midpoint of a base is perpendicular to the base. इस तरह से मैंने थर्ड वाला पार्ट भी खत्म कर दिया। आ रही बात समझ में? इस तरह से थर्ड वाला पार्ट खत्म हो गया। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये मैंने किया कंडीशनल स्टेटमेंट। आपका स्टार्टिंग में क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के तो 3 क्वेश्चन देख लिए, अब कन्वर्स के 3 क्वेश्चन देखने हैं। अब हम लोग आ रहे कन्वर्स के ऊपर। कन्वर्स सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में दिया है, एक काम करता हूँ, पहला वाला नहीं बताता, पहले मैं आपको सेकंड सम से बताता हूँ। पहले आपको डायरेक्ट फर्स्ट बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, पहले मैं सेकंड से बताता हूँ। सेकंड सम में दिया है, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स made by a transversal of two lines, if a pair of the interior angles made by a transversal of the two lines are supplementary, then the lines are parallel. ठीक है। सो कन्वर्स में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कोई स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में है तो उसका अगर कन्वर्स बताना है तो उसका तरीका क्या होता है। अगर कोई स्टेटमेंट ऑलरेडी इफ देन फॉर्म में है और उसका कन्वर्स बताना होता है तो क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इफ के जो बाद वाला पार्ट ये रहा और देन के बाद वाला पार्ट ये रहा,
आपको सिर्फ क्या करना है, इफ को कट करके देन लिखना है और देन को कट करके इफ लिख देना है, बस। क्या क्या समझा? इफ को कट करके देन लिख दिया और देन को कट करके इफ लिख दिया। इसका रीजन क्या होता है कि कन्वर्स कर रहा हूं, मतलब मैं स्टेटमेंट को घुमा रहा हूं, तो स्टेटमेंट को घुमाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इफ के बदले देन लिख देना है और देन के बदले इफ लिख देना है। अब मैं इसको घुमा रहा हूं, कैसे लिखना है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, या तो मैं इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है दो लाइन्स की बात हो रही है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, मैंने इफ के बाद ये आ गया। अब इधर देन है, देन पूरा ऐसे लिख दो यहां तक, देन अ pair of then a pair of an interior then a pair of an interior angles made by a transversal of two lines are supplementary। हो गया, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, इफ को कट करके देन लिख दो, देन को कट करके इफ लिख दो। एग्जाम में ऐसा उसके ऊपर ही मत लिख देना, मतलब पेंसिल से लिख देना। जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे ना, पेंसिल से देन को कट करके इफ लिख दो, इफ को कट करके देन लिख दो। फिर आपको स्टेटमेंट को इफ से चालू करना है। तो अब इफ के बाद क्या है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, तो मैंने खाली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बीच में टू डाल दिया क्योंकि मुझे पता है दो लाइन्स है। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल then a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, that's all। इतना आप डायरेक्टली लिख देना, ठीक है। आपका आंसर और पीछे का आंसर कभी कभी हो सकता है मैच ना हो, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हो सकता है इसके आंसर, क्योंकि सबका फ्रेम करने का तरीका अलग होता है। सब थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज को हम लोग अलग वे में भी थोड़ा लंबा करके भी फ्रेम कर सकते हैं, शॉर्ट में भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। कहने का मतलब है जो जो वर्ड्स है वो सारे यूज होने चाहिए, उस तरह से इसको फ्रेम करना है। तो मैंने उसी तरीके से फ्रेम किया, सारे वर्ड्स यूज हो गए। और प्रॉपर स्टेटमेंट रीड करके आप देखोगे, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऐसे स्टेटमेंट में ज्यादातर टीचर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं ढूंढेगी, आपको सिर्फ प्रॉपर देखना होगा कि ऐसा है। ये हमारा सम खत्म हो गया। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया, इफ को कट करके देन और देन को कट करके इफ, और बाद में पूरा इस तरह से। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, वीडियो थोड़ा स्लो मोशन में या वापस 2-3 बार रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन समझा दिया, थर्ड क्वेश्चन। अब मैं थर्ड क्वेश्चन समझा दो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब आप वापस अटक गया, बोलोगे सर ना तो इफ दिख रहा है ना तो देन दिख रहा है। तो जब ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं जिसमें इफ और देन ना दिखे, फिर भी कन्वर्स पूछा हो, तो पहले आपको क्या करना है, रफली ऐसा लिख देना है। पहले स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म आपको रफली लिख देना है, यहाँ पे आपको पेंसिल से रफली लिख देना है। इसका इफ देन फॉर्म क्या होगा, रेक्टेंगल है तो क्या होगा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए rectangle, if a quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent। इसी स्टेटमेंट का पहले मैंने रफली इफ देन फॉर्म लिख दिया। इसका इफ देन फॉर्म क्या होगा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ समझाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट पार्ट में ये ऐसे ही क्वेश्चन देख चुके हो, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तब इफ देन फॉर्म से कन्वर्स निकालना है, इफ देन फॉर्म से कन्वर्स निकालना है। अब इसका कन्वर्स कैसा होगा, देखो आपको क्या करना है, कन्वर्स में इफ के बदले क्या लिख देना है, देन,
और देन के बदले क्या लिख देना है, इफ। अब देखो अगर मैं ऐसा रीड करूं, इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आपने देखा कि ये जो राम है, राम के लिए मैंने ही वर्ड यूज किया है ना, मतलब पहले क्या होगा, पहले नाउन होगा फिर प्रोनाउन यूज होता है ना। मैं पहले ऐसा लिखूंगा, ही इज अ गुड बॉय एंड राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आप देखोगे ही इज अ गुड बॉय एंड राम इज इंटेलिजेंट, तो आपको देख के क्या लगेगा कि ही अलग है और राम अलग है। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि कभी भी पहले प्लूरल नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं आएगा, कभी भी पहले प्रोनाउन नहीं आएगा, पहले नाउन होगा फिर प्रोनाउन होगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये बताने का रीजन था कि अगर मैं लिखूंगा इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा, तो ये इट्स क्या है, इट्स क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, पहले ही मैं प्रोनाउन यूज नहीं कर सकता इट्स वगैरह, तो इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऐसा मैं लिख सकता, एक ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। तो आप देखो इसका क्या हो सकता है, इसको मैं लिखूंगा इफ द डायगोनल्स, इफ द डायगोनल्स, बात तो डायगोनल्स के लिए, लेकिन डायगोनल्स किसके, कोऑर्डिनेटर के, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने बोला ना कभी कभी आपको स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना होगा क्योंकि वो सूट नहीं होगा इसके पार्ट से थोड़ा सा। तो मैं इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऐसा नहीं लिख, क्या लिखा मैंने, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं ऐसा लिखूं, अभी मैं देन के बाद क्या होगा, देन अ कोऑर्डिनेटरल इज अ रेक्टेंगल, अब परफेक्ट फ्रेम हो रहा है, देन के बाद जो है वो एकदम परफेक्ट फ्रेम हो रहा है, देन अ कोऑर्डिनेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो इधर लिख देता हूं, देन अ कोऑर्डिनेटरल इज ए रेक्टेंगल। आई बात समझ में, हो गया खत्म। क्या था, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने देखा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इफ देन नहीं है, तो पहले मैंने स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्म में लिखा। इफ देन क्या होगा इसका, इफ अ कोऑर्डिनेटर इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर जब इफ देन से मुझे इसको कन्वर्स में करना था, तो कन्वर्स में क्या डिफिकल्टी हुई कि इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पहले ही प्रोनाउन यूज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी प्रोनाउन यूज नहीं होता कोई भी सेंटेंस में, पहले नाउन यूज होता है। तो इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेटर ले लिया, क्योंकि डायगोनल किसका है, कोऑर्डिनेटर का है। इट्स किसके लिए यूज करें हम लोग, कोऑर्डिनेटर के लिए। तो क्या लिखा मैंने, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर कॉन्ग्रुएंट, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर कॉन्ग्रुएंट देन, अब देन के बाद क्या है, देन अ कोऑर्डिनेटर इज अ रेक्टेंगल, देन अ कोऑर्डिनेटर इज अ रेक्टेंगल, दैट्स ऑल। इस तरह से आपको फ्रेम करना रहेगा कन्वर्स। एक बात समझ में, मैं ये हटा देता हूं। सेकेंड और थर्ड भी आपका हो गया। अब मैं करूंगा इसका फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, द ऑल्टर्ड एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। The alternate angles formed by two parallel lines, the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसमें भी क्वेश्चन में इफ देन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसमें भी इफ देन फॉर्म में नहीं दिया है, तो सबसे पहले मुझे इसका इफ देन फॉर्म करना होगा, तो ही मैं कन्वर्स, क्योंकि इफ देन किससे कन्वर्स किससे मिलता है, इफ देन से मिलता है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, आप देख सकते हैं इसका कन्वर्स के लिए पहले इसका इफ देन क्या होगा, तो पहले इसका इफ देन देख सकते हैं किस तरह से बनाएंगे। इसमें मैं
पैरेलल लाइंस को कंपलसरी स्टेटमेंट ले लेता हूं, मतलब पैरेलल लाइंस को पहले ले लेता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं इसको, इफ द टू लाइंस आर, इसका इफ देन मैं इसको जिस तरह से लिख रहा हूं, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होगी, देन the alternate angles formed by these lines, formed by two lines लिख सकते हो, या formed by these lines and their transversal, formed by these lines and their transversal are congruent। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इफ देन कैसे फॉर्म किया, मैंने इस पे कंपलसरी स्टेटमेंट के लिया, टू लाइंस आर पैरेलल, इसको मैंने पहले वीआईपी ले लिया, वीआईपी गेस्ट है, इसको पहले आगे ले लिया, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं होगी तो ऑल्टर्नेट एंगल बनेगी नहीं। तो वीआईपी क्यों लिया, क्योंकि जब तक दो लाइंस पैरेलल नहीं होगी तब तक ऑल्टर्नेट एंगल्स बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द ऑल्टर्नेट एंगल्स फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, या फॉर्म बाय दिस टू लाइंस भी लिख सकता हूं, फॉर्म बाय दिस टू लाइंस, ठीक है, या फॉर्म बाय टू लाइंस भी लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि लाइंस तो पैरेलल बोल दिए मैंने, तो फॉर्म बाय दिस लाइंस भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में आपको क्या करना है, इफ को काट के देन किधर है, ये रहा, देन को काट के इफ। ठीक है, तो अब मैं इसको रीड करूंगा, अगर मैं ऐसा रीड करता हूं, इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस लिखता, फॉर्म बाय टू लाइंस, formed by two lines and their transversal are congruent, then के बाद क्या आएगा, then the two lines are parallel, perfectly fit हो रहा है। ठीक है ना, क्या देखो, if the alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent, then the two lines are parallel। ठीक है ना, तो इसका कन्वर्स प्रॉपर्ली फिट हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, if the, इसका कन्वर्स प्रॉपर्ली लिख देता हूं, if the alternate angles, if the alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent, if the alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent, then the two lines are parallel, then the two lines are parallel। परफेक्टली हो गया, ये आपका एक्सरसाइज एकदम अच्छे से खत्म हो गया है, तो देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सेट देखेंगे। ठीक है, चलिए देन जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।